नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्षी विधायकों ने जलभराव, किसानों को मुआवजा, एमएसपी पर खरीद, HKRN, SYL, HPSC और HSSC में भर्ती, आयुष्मान कार्ड, बुढ़ापा पेंशन और बीबीजी रामजी पर चर्चा को लेकर सवाल उठाए। इधर सीएम सैनी ने किसानों पर बड़ा ऐलान किया तो वहीं बीजेपी विधायक सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। आज सदन में क्या कुछ खास रहा, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5वें दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। शून्यकाल की समाप्ति के बाद HCS अधिकारी गायत्री के नाम पर जहां आज भी हंगामा हुआ, वहीं पेंशन, नौकरी और बीबीजी रामजी जैसे मुद्दों पर भी जमकर बवाल हुआ। सदन में उठे आज के अहम सवालों पर नजर डालें तो जलभराव, किसानों को मुआवजा, MSP पर खरीद, HKRN, SYL, HPSC और HSSC में भर्ती, आयुष्मान कार्ड और बुढ़ापा पेंशन जैसे मुद्दों की गूंज रही। हालांकि विधानसभा में सबसे ज्यादा बवाल बीबीजी रामजी पर चर्चा को लेकर देखने को मिला। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और विधायक गीता भुक्कल ने इस पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाए। गीता भुक्कल ने कहा कि कानून लोकसभा में पास हो गया है, अब इस सदन में बीजेपी इसको लेकर संकल्प क्यों लाना चाहती है, ये सदन के नियमों के विरुद्ध है। जैसा कि हमारे साथी विधायक बत्रा जी ने एक बात कही है, जब कोई एक सेंट्रल कानून है जो कि पास हो गया है, वहां से मनरेगा कानून 2005 खत्म करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्राम बीबीजी रामजी एक्ट 2025, honorable speaker sir, when it has been passed by the parliament, when it has been passed in the center, we don't have, under rule 84 of the Haryana rules and procedure, we don't have any right to have a discussion. Yes, on we have, I'll tell you. No sir, sir, this is a central act. मैं बताता हूँ, सर आप बैठिए, मैं बताता हूँ। आपका विषय आ गया, दोनों का एक ही विषय है। ये रूल 84 में हमने ये एडमिट किया है और ये कोई रेजोल्यूशन नहीं है, उस पर चर्चा हो सकती है। वहीं सीएम सैनी ने जी रामजी योजना पर जवाब देते हुए कहा कि जी रामजी के नाम इनके समय भी बदलते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जब इसका नाम बदला गया तो कांग्रेस के भाइयों ने जो जाकर के उनके बीच में भ्रामक स्थिति फैलाई और कल भी लगे हुए थे। अभी 2 दिन पहले इन्होंने प्रदर्शन किया, सड़कों पे घूम रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, फटिया ठाका। माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि आपने रास्ता ब्लॉक किया। उस फटियों के ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ था कि मनरेगा के मजदूरों के साथ अन्याय हुआ। क्या न्याय हुआ भाई? उसका जी राम जी नाम बदला है। अब उसको पहले आप 100 दिन मिलता था, अब 125 दिन मिल रहा है। इनके समय के अंदर तो माननीय अध्यक्ष जी इतना काम था, खड्डा खोद दो, अगले दिन बंद कर दो, परंतु अब उसको विस्तारित दिया है। जो प्रस्ताव हमारे राम कुमार कश्यप जी लेकर के आए हैं, आज रख रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के प्रमुख मुद्दों में किसानों के मुआवजे पर सवाल भी रहा। कांग्रेस विधायक बलराम दांगी ने कहा कि 9000 किसानों ने मुआवजे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन 1732 किसानों को ही मुआवजा दिया गया है। इसका जवाब देते हुए सीएम सैनी ने कहा, प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका 100% पैसा खाते में पहुंचाया गया है। मेरे हल्के के लगभग 30 गांव के लगभग 9000 किसानों ने फसल खराबे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया। प्रशासन द्वारा, पटवारियों द्वारा सभी गिरदावरी करवाई गई, जिसमें 95% किसानों की फसल को 100% खराब दर्जा दिया गया। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने 100% खराबे का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाया। एक मिनट जी, बात तो सुन लीजिए। ये माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कहीं अगर दिक्कत आई है, मैंने आपको कहा, क्योंकि पटवारी कांग्रेस के शासन में एक छिपाड़ में बैठ जाते, लस्सी का गिलास मंगवा देते और वहीं पर कच नहीं, यही हालत है माननीय अध्यक्ष जी। हमने कार्रवाई की है।
वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि जो बदलाव कांग्रेस के समय हुए, विपक्ष उन्हीं बदलावों को लेकर हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। एक विषय पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर विपक्ष ने एक योजनाबद्ध तरीके से चला रखा है कि वृद्धावस्था पेंशन काटने के लिए सरकार काम कर रही है। परंतु जब 2014 के अंदर हमारी सरकार बनी, तब से लेकर आज तक वो 1000 रुपए के 32 रुपए करने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। बहरहाल सदन में हंगामा जारी है। विपक्षी विधायक लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष भी पुरजोर तरीके से अपने बचाव में उतरा हुआ है। मुद्दों की जंग और सियासी तकरार के बीच प्रदेश की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहा, विधायकों ने क्या सवाल उठाए, सरकार का इस पर क्या स्टैंड रहा और बीबीजी राम जी पर इतना घमासान आखिर क्यों हुआ, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजबीर सिंह रोहिला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मैं शुरुआत आपके साथ करती हूँ राजवीर जी। जिस तरह से आज की कार्यवाही के दौरान हमने घमासान बीबीजी राम जी को लेकर देखा, आज की कार्यवाही को कैसे देखते हैं आप? विधायकों ने तमाम मुद्दे उठाए हैं, पूरी तैयारी के साथ विपक्षी विधायक आज आए थे। आखिर बीबीजी राम जी पर इतना घमासान क्यों हुआ, कैसे देखते हैं आज की पूरी कार्यवाही को आप? मुस्कान जी नमस्ते, दर्शकों को, मेरे प्रवक्ता साथी पैनलिस्ट को राम राम। मुस्कान जी आज ये 5वां दिन था सेशन का, जो कि काफी हंगामेदार रहा विपक्ष के कारण है, क्योंकि विपक्ष जो अनर्गल जो बयानबाजी करता है, जो सवाल लगाता है, भाग जाता है, वॉकआउट कर देते हैं। इन्हें सवालों के जवाब नहीं चाहिए, इन्हें अपना एक वो बोलते हैं ना, हमें ड्रामेटिक तरीके से हमें मतलब वो बात करनी है, वो चाहिए इनको। लेकिन हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में और हमारे जो सभी मंत्री हैं वो सभी तैयार है वो तथ्य के साथ जवाब देने के लिए। बीबीजी राम जी जो एक हमारी जो योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसका ये बड़ी अच्छी योजना है। और इस योजना में जो 100 दिन से 125 दिन किया गया है, ये जो मजदूर हैं उनसे सर्वे करके किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी पंजाब में गए थे, पहले भी इसकी शिकायतें आती रहती थी, भाई जो है पैसा नहीं मिलता, पैसा देने में घपलेबाजी होती है। और वो चीजों को मैं खुद भी गवा रहा हूँ, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ, मैंने मनरेगा को बड़ी करीब से देखा था, तो इसलिए इसका बीबीजी राम जी इसका नाम किया गया। तो इसमें जो घपले घोटाले होते थे, या तो ये बताएं कांग्रेसी भाई इसमें नहीं होते तो मैं सबूत दूंगा, ठीक है ना, मैं इनको सबूत भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई अब डीबीटी के माध्यम से हम 100% जो इसका जो पैसा वो दे रहे हैं, और जो योजना है उसमें जो गड्ढा खोदने से गड्ढा भरने तक उसको हमने विस्तारित किया है। भाई इसमें कंक्रीट काम हो, स्किल वाले आदमी भी जो जुड़ना चाहे वो भी जुड़ेंगे। और जरूरी नहीं कि भाई आपके गांव में काम हो, अगर आपके गांव से बाहर भी काम होता है आप वहां भी काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मजदूरों के लिए एक दरवाजा खोलने का काम किया है। और रही बात विपक्ष के हंगामे की, तो विपक्ष का तो हमेशा ये रहता है कि भाई हंगामा करना, ये नहीं अपने ना तो सवालों के जवाब चाहिए ना कुछ और चाहिए। ये हर इन्होंने जनता में मुंह की खाई है, अभी विधानसभा में भी मुंह की खा रहे हैं। तो इनका जो कोई 12 साल से सत्ता से बाहर है, कोई 22 साल से बाहर है, तो ये कह रहे थे कि नियमों के खिलाफ है, इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी नहीं चाहिए। नहीं, नियमों की जो एक व्यवस्था दी थी वो हमारे स्पीकर साहब ने, तो उसके आधार पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि बदलाव जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो विपक्ष का हमेशा रहता है कि भाई इन्होंने तो ये कल भी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कल भी फटिया उठाए खड़े थे, तो इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपनी एक वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष, क्योंकि जनता ने इनको बार बार नकारा, और एक बार नहीं 3 बार नकारा इन लोगों को। लेकिन बार बार ये लोग फिर अपना कोई बहाना लेके आ जाते हैं। तो बीबीजी राम जी योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, इसमें करोड़ों जो परिवार है उनका रोजगार जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है ना। तो रोजगार के साथ साथ अगर उनका स्किल भी अगर प्रयोग हो देश हित में, तो उसमें क्या बुराई है। और 100 की बजाय 125 दिन हो, क्या बुराई है इसमें। अगर ये लोग मुझे बताएंगे भाई इसमें, ये मुझे बताएं जो प्रवक्ता साथी या जो भी है, मैं उनके साथ मैं भी बैठा हूँ आज भी, तो मैं सबूत दूंगा उन्हें घपले घोटाले कैसे होते थे, उन चीजों को रोकने के लिए।
जो एक महत्वाकांक्षी योजना को बढ़ाया गया, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है इसका, तो आने वाले समय में इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बिचौलियों का इसमें खात्मा हो जाएगा, AI का प्रयोग होगा, डिजिटल जो और अन्य ज्यादा इसमें प्रयोग होगा, तो आने वाले समय में इस योजना का बहुत लाभ होने वाला है। और विपक्ष का जो इनके पास इनके समय में बजट भी नहीं था, जो विपक्ष के साथी, जो कांग्रेस के साथी अगर आज ये कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया योजना थी, तो इन्होंने पहले नाम क्यों बदलना था इसका? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के नाम से थी ये योजना, फिर उन्होंने गांधी जी के नाम पे लिया योजना। तो नाम बदलने की बजाय हमें इसके ये देखना पड़ेगा भाई इसमें हमने जो क्लॉज डाले हैं, जो पारदर्शिता हमने बरती है, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में विकसित भारत का, तो उसको हम कैसे साकार करेंगे, उसके लिए बिल्कुल राजनीति जी, यही बात मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आए कि भाई नाम तो आपके सरकारों के दौरान भी बदले गए हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ कृष्ण शर्मा जी, अब जब सरकार के मंत्री जवाब दे रहे थे, मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, तो सुना क्यों नहीं गया? कांग्रेस ने क्यों सदन से वॉकआउट कर दिया? और इसके अलावा जो ओवरऑल कार्यवाही रही आज के पूरे दिन की, कैसे देखते हैं आप? विधायकों जो सवाल उठाए हैं, आप संतुष्ट हुए हैं उन जवाबों से जो सरकार की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको, आप मेरे साथी प्रवक्ता भाइयों को और दर्शकों को राम राम नमस्कार जी। देखिए, जो भाई जी अपने प्रवक्ता भाजपा के उठा रहे थे बात मनरेगा की, और जो नरजी राम जी नाम उसका रखा है, मैडम जी नाम बदल दे कोई बात नहीं, महात्मा गांधी को ये नहीं पसंद करते, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई बात नहीं। महात्मा जी के तो ये देश आजादी के समय भी नहीं करते थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री जब चुन के गए संसद में, उन्होंने जो लोकसभा में अपना वक्तव्य, अपनी मंशा जाहिर की सरकार की, उन्होंने कहा जो ये मनरेगा स्कीम है, ये गरीबों की स्कीम है, जो उन्होंने गरीब कर दिए लोग इतने कांग्रेस ने, तो ये कांग्रेस पार्टी का जिंदा जागदा स्मारक है मनरेगा। यानी कि इसकी नियत सरकार की और प्राइम मिनिस्टर की इस मनरेगा पे, मजदूरों पे थी कि इनके पेट पे लात कैसे मारे जाए। समय आया, अब इन्होंने इसको एकदम से बदल दिया। मैडम जी सवाल ये बनता है, मनरेगा कहते हैं ये मजदूर आदमी बाहर नहीं आया, आंदोलन में नहीं है। मैडम जी ये गरीब लोग होते हैं, ये सुबह से शाम तक कमाते हैं, रात को खाते हैं। इन्होंने अभी तक तो ये भी नहीं पूरा पता ये हो क्या गया उनके साथ। तो कांग्रेस पार्टी का फर्ज ये बनता है कि विपक्ष होने के नाते कि गरीबों की जो आवाज है वो हम उठाएं, और जब उनको ये पता लगेगा 6 महीने साल के बाद भाई जो मनरेगा थी आपकी स्कीम वो तो खत्म कर दी गई है। मैडम जी ठेकेदारी प्रथा इसमें हावी करेंगे। इनका एक ही लक्ष्य था कि मनरेगा में जो गरीब मेट, उन मजदूरों से कोई मेट बनते थे और वो उनकी हाजिरी लगाते थे और वो उनको जानते पहचानते थे। ये इसको क्या करेंगे मैडम जी, ये इसको ठेकेदारी प्रथा में दे देंगे। ठेकेदार की मर्जी होगी वो उसको कितने में काम कराए। जो सरकार द्वारा निर्धारित दिहाड़ी मजदूरी है उससे कोई मतलब, ठेकेदार तो सरकार से दिहाड़ी पूरी लेगा और मजदूरों को क्या देगा ना देगा और वो कैसे क्या करेगा, ये सवाल बनता है मैडम जी। और मैडम जी जो मनरेगा था उसमें कानूनी बाध्यता थी कि वो राज्य सरकारों ने सेंटर 100% उसमें देता था अनुदान और 10% राज्य सरकार उसके केयर एंड टेकर जो वो होता था वो सरकार की स्टेट सरकार करती थी। अब 40 और 60 का रेशो कर दिया मैडम जी। हरियाणा सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंटों के पास तो फंड ही नहीं है, वो कैसे इसको चला पाएंगे बताइए आप। ये अभी इनकी सरकार थी, 1 साल में इन्होंने कितने मजदूरों को रोजगार दिया मैडम? 2100 भी नहीं बैठते जिसको 100 दिन की दिहाड़ी दी हो। तो ये हमें सवाल बनता है। अब ये हम इनसे सवाल करते हैं, ये इधर उधर की बात करते हैं, बरगला देते हैं। जैसे काले कृषि कानून काले थे, जब इन्होंने कांग्रेस को कोसा वही कांग्रेस भड़का रही है, लेकिन किसान सड़कों पे आया, आंदोलन वापस लेना, इन्होंने जो 3 काले कानून थे वो वापस लेने पड़े। वो भी तो ये ठीक बता रहे थे मैडम जी, वो कैसे वो इन्होंने वापस लिए। ये मनरेगा भी है, जिस दिन गरीब लोगों को इस बात का पता चलेगा ये जन आंदोलन हो जाएगा और इन्होंने ये वापस लेना पड़ेगा। मैडम जी आप भी देख लेना, इसी चैनल पे हम बहस करेंगे। और एक मनरेगा नहीं है मैडम जी, हम इनसे घोटालों की बात करते हैं।
इनके मंत्री। मैं आपका रिएक्शन लूंगी सर उस पर, मैं लौटती हूँ आपके पास। ओमकार जी, आपका क्या कुछ कहना है? जो नाम बदलने की बात कही जा रही है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि भाई हमको नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकारों का हनन हो रहा है। अर्जुन चौटाला ने भी सदन में, हमने सुना कि यही बात उन्होंने दोहराई है और ये भी कहा है कि प्रदेश का कर्जा बढ़ने वाला है, जो रेशियो में बदलाव हुआ है उसको लेकर उन्होंने बात कही है। आप कैसे देखते हैं आज की पूरी कार्यवाही को? मुस्कान जी, आज हमारे विधायक आदित्य देवीलाल जी ने, जो विधायक दल के नेता भी हैं, उन्होंने सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर प्रश्न उठाया कि इसमें जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं उनका कोई वर्णन, उनके प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई। इसके साथ साथ ही सरकार एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने की बात करती है, लेकिन किसान की जब फसल मंडी में आती है, फसल की गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाकर उसकी लागत, उसकी एमएसपी काटने की बात की जाती है। आज सरकार सिर्फ दिखावे की रह गई है और कुछ भी नहीं है। आड़ती और किसान में भेदभाव पैदा करके सरकार फूट डालो और राज करो की नीति के ऊपर काम करके दोनों को बरगलाना चाहती है। आज अगर भावांतर भरपाई योजना जो सरकार ने शुरू की थी, जिसमें टमाटर, आलू वगैरह के इन्होंने रेट निश्चित किए थे, अगर वो उनकी योजना का देखा जाए तो उस योजना के अनुसार आप भावांतर भरपाई की बिल्कुल भी पूर्ति नहीं कर रहे। डीएपी और यूरिया ये किसानों को मिल नहीं रहा, इनके लिए किसान को लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन सरकार अपनी वाहवाही लूटने में लगी है। अगर हम किसान बीमे की बात करें तो जिन कंपनियों ने किसान बीमा का, जिनको सरकार ने ठेका दिया, उन्होंने 2023 से लेकर 2025 तक 2875 करोड़ रुपए किसानों से बीमे के वसूल किए और प्रीमियम के वसूल करने के पश्चात जो क्लेम दिया वो मात्र 800 करोड़ रुपए का दिया। इसके साथ साथ हमारे विधायक ने ये प्रश्न उठाया कि आप बार बार एमएसपी पर खरीदने की बात करते हो। आप किसी एक मंडी का ब्यौरा, किसी एक, कितनी बड़ी बात करी, किसी एक मंडी का ब्यौरा दे दो जहां आपने फसल की पूरी तरह से खरीद करी हो और एमएसपी पर खरीद करी हो। ये सब झूठ के पुलंदे हैं। हाँ, जी राम जी के ऊपर अगर आपने बोला, देखिए योजना चल रही थी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आपका दिल करता है नाम बदलने का, आप नई योजना ले आओ, कोई भी नई योजना ले आओ, उसका नाम रख दो जी मोदी जी, जी अमित शाह जी, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की भी बात है, इन्होंने नाम बदल दिया, चलो हम ही बड़ा दिल दिखाएं। इनका नाम बदलने से क्या हो जाएगा? जनता के सामने तो पिट चुकी है सरकार पूरी तरह से। आप जब सरकार तुम्हारी आएगी तब दोबारा से मनरेगा कर देना। ये नाम में इतना उलझने की जरूरत नहीं है। मतलब तो है जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज जनता सुविधाओं से वंचित है। चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला ने जो समस्या उठाई, नई रजिस्ट्री व्यवस्था में बहुत सी खामियां हैं। इन्होंने कहा था इससे करप्शन दूर हो जाएगा। आज करप्शन कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो रजिस्ट्री करवाते समय करप्शन होता था, आज रजिस्ट्री अप्लाई करते हैं 3 दिन तक तहसीलदार के पास पेंडिंग है, 3 दिन तक एसडीएम के पास पेंडिंग है, 3 दिन तक डीआरओ के पास पेंडिंग है। करप्शन यही शुरू हो जाती है। जिसको रजिस्ट्री इमरजेंसी में करानी है, सोचिए कैसी व्यवस्था है ये। पहले क्या होता था, हम रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील में जाते थे, सुबह जाते थे, दोपहर को घर आ जाते थे, रजिस्ट्री हो जाती थी। अब कम से कम 15 दिन का प्रोसेस बना दिया सरकार ने रजिस्ट्री को, और ये कहते हैं हमने करप्शन दूर कर दी। खाना कास्ट की रजिस्ट्री आज तक नहीं हो पा रही। 1 नवंबर से लेके आज 26 फरवरी आ गया, 3 महीने 26 दिन। क्या सरकार के किसी अधिकारी को नजर आता है कि खाना कास्ट के जो मालिक हैं उनका कसूर क्या है? वो अपनी भूमि बेचना चाहते हैं, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना प्लाट बेचना चाहते हैं। उनकी रजिस्ट्री के लिए जब हम ऑनलाइन पोर्टल को देखते हैं, उनके खसरा नंबर ही ओपन नहीं हो रहे। सरकार एक तरफ तो ढिंडोरा पीटती है, हम अनअप्रूव्ड को अप्रूव्ड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अप्रूव्ड खसरा नंबर है उनको अनअप्रूव्ड की लिस्ट में डाल दिया गया। अप्रूव्ड खसरा नंबर की खाना कास्ट के मालिकों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। इन समस्याओं को कौन देखेगा? ये सरकार पूर्ण रूप से, जहां तक जनता की सुविधाओं का सवाल है, पूर्ण रूप से फेल है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं गारंटी से दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं अपने भाई को, राजवीर को, मेरे को बुला लो, जिस जगह जोन से शहर कहोगे मैं आ जाऊंगा। जहां आप मेरे शहर आ जाओ, किसी भी विभाग में चले जाओ, किसी भी विभाग में, चाहे नगर परिषद, चाहे तहसील, चाहे बिजली बोर्ड, चाहे पीडब्ल्यूडी, चाहे थाना तहसील, किसी जगह चले जाओ, अगर आप बिना पैसे के
काम करवा के दिखा दो, आपकी गुलामी करूंगा। आज करप्शन का इस कदर बोलबाला है, कोई भी काम चाहे वो जायज है, चाहे जितना मर्जी जायज है, वो बिना करप्शन के हो ही नहीं पाता। आज ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। मैं दावे से कहता हूं कि हमारे मात्र 2 विधायक हैं, कांग्रेस के 37 विधायक हैं। हमारे 2 विधायक जितनी समस्याएं उठाते हैं उतनी पूरे सदन में कोई सदस्य बात नहीं करता। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का धर्म होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का असूल कायदा क्या कहता है? जब सत्ता में हो तब जनता के हित की बात करो, जनता के हित के कानून बनाओ, और जब विपक्ष में हो आप जनता की समस्याओं को देखो, उनको सुलझाने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक, सदन तक उनकी आवाज को बुलंद करो और सरकार को इस कदर मजबूर कर दो कि वो समस्याओं को दूर करे। आप बुढ़ापा पेंशन की देख लीजिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस सरकार को नाको चने चबा दिए, मजबूर कर दिया कि ये सरकार बुढ़ापा पेंशन को दोबारा लागू करे, और इन्होंने की। लेकिन अभी भी पूरी तरह से उन बुजुर्गों की पेंशन, उन विकलांगों की पेंशन, उन विधवाओं बहन बेटियों की पेंशन अभी तक नहीं आई है जो काटी गई थी। जी ओमकार जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं आज की कार्यवाही को? और हमने देखा कि शुरुआत से ही, प्रश्नकाल की शुरुआत से ही जो मुद्दे उठाए जाते रहे हैं पहले दिन से, कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए वो मुद्दे नजर आए। वहीं पेंशन का मुद्दा, वहीं नौकरी का मुद्दा, HPSC, HSSC का मुद्दा आज भी हमने देखा। हालांकि घमासान बीबीजी राम जी पर चर्चा को लेकर आज दिखाई दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप आज की कार्यवाही को लेकर? देखिए, बीबीजी राम जी जो ही वही मुख्य मुद्दा है कांग्रेस ने बनाया था। जब से ये संसद में विधेयक पारित हुआ है और ये एक नई योजना है, तो कांग्रेस ने सब कहना शुरू किया कि ये योजना बदल दी गई और इससे गरीब मजदूर के हक पर बहुत चोट हुई है। जो मजदूर को पहले मनरेगा के जरिए, जो मनरेगा में जो प्रावधान थे उसके जरिए जो रोजगार मिल रहा था और जो एक स्वायत्तता थी उस योजना में, पंचायतों को स्वायत्तता थी उनको काम करवाने की, वो सारी समाप्त कर दी गई है। जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें योजना में सुधार किए गए। अब सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस को नाम बदलने पर आपत्ति है, जबकि कांग्रेस की तरफ से ये दलील भी आ रही है कि नाम से कोई मतलब नहीं, मजदूर का हित जो है छीन लिया गया। तो वो कांग्रेस ने बहुत मुद्दा बनाया हुआ है और उसको इस तरह से मिशनरी रूप में लिया है, अभियान का रूप नाम दिया गया है उसको, कि मनरेगा समाप्ति के विरोध में अभियान। तो वो जो है अभी विधानसभा का घेराव, जो प्रदर्शन, ये जो कार्यक्रम हुए खास तौर से मनरेगा बदलने के विरोध में किए गए। अब विधानसभा में भी सरकार जो है दूसरे तरीके से ले आई, उसका जवाब देने के लिए प्रस्ताव ले आई, जिस पर चर्चा हुई। तो चर्चा में जो है उन्होंने उसकी खूबियां बता दी। इस योजना में ये खूबियां है, तो मजदूर को 125 दिन साल में रोजगार मिलेगा, 7 दिन में पेमेंट मिलेगा। पर इसका पूरी तरह से योजना का वो टू द पॉइंट खुलासा नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं कि मजदूर का हक छीन लिया गया है, वो कह रहे हैं कि मजदूर का भला हो रहा है, और इसी में उलझा हुआ है मामला। आम आदमी तक क्या पहुंच गई जानकारी? अब यह तो यह है कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा तब लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में योजना किस तरह से काम कर रही है, क्या वास्तव में मजदूर का हक छीना गया या नहीं छीना गया। पूरी तरह से इस कानून के जो विधेयक के प्रावधानों का खुलासा थ्रेडवेयर जिसको कहते हैं बारीकी के साथ नहीं हुआ। तो ये है, अभी मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस अपने तरीके से प्रदर्शन कर रही है, विरोध जारी रखे हुए है। और सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें जो है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया उन्होंने उस प्रस्ताव के जरिए कि ये योजना लाके और मजदूर हित की योजना है। तो सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं और वो चल रहा है। इधर जो है सरकार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को सिर्फ नाम से आपत्ति है, योजना के प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है। जबकि कांग्रेस ये कहती है कि मजदूर का हित छीन लिया गया है, उसका जो है उसको जिस तरह से मजदूरी और रोजगार मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। तो ये सभी खींचतान ओवरऑल इस पर ही है। बाकी तो मुद्दे रिपीट होते ही हैं कि जो है पेंशन का मुद्दा सरकार कहती है हमने बहाल कर दी, किसी की पेंशन नहीं काटी गई। लेकिन अभी विपक्ष का लगातार ये है कि पेंशन अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई और उन्होंने काटने का प्रयास किया गया। फिर कई तरह के सवाल हैं। फिर तो वो HKRN का भी मुद्दा आ जाता है कि रोजगार नहीं मिल रहा, HKRN से कितने लोगों को रोजगार दिया गया, स्थायी रोजगार नहीं दिया जा रहा, रोजगार की कोई गारंटी नहीं। सरकार कहती है हमने रोजगार सुरक्षा का कानून पारित कर दिया। वो कहते हैं कि इसमें जिस तरह की जो सैलरी और फिक्स वेतन पर जो काम करेंगे तो उससे परिवार का कैसे गुजारा होगा। तो ये मुद्दा तो है और ये तो नेशनल मुद्दा है। ये सिर्फ हरियाणा में हो रहा हो ऐसा नहीं है,
यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, सब जगह ही हो गया। ये ट्रेंड आ गया है और जहाँ दूसरे दल की सरकार है वो भी यही कर रही है। सवाल ये है कि इस पर सबको बैठ के विचार करना चाहिए कि हम जिन बेरोजगारों को रोजगार देंगे और वो एक परिवार की व्यवस्था अपने एक परिवार स्थापित करेंगे, उस परिवार का गुजारा कैसे होगा? क्या हम जो है इस तरह से कोई भ्रष्टाचार को जन्म देंगे या अपराध को जन्म देंगे? वो अपनी पूरे परिवार की आजीविका चलाने के लिए, जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए कैसे काम करेंगे? वो उनका इतने कम वेतन में कैसे उनका गुजारा होगा? कैसे जो है वो अपनी जीवनचर्या चलाएंगे? इस पर सबको बैठ के विचार करना चाहिए और ये तो एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे पहले जो सैलरी सिस्टम था और पेंशन सिस्टम था वो ज्यादा ठीक था। अब आप पदों को भी खाली छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी तो कई विधायक ये कह देते हैं कि मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आंकड़े मांगे जा रहे हैं, सरकार आंकड़े नहीं देती। अभी जो है कितने पद हरियाणा में खाली है। पिछली सरकार के दौरान तो 1,80,000 पदों पे खाली होने की बात चलती रही। अब कहते हैं कि लगातार पद खाली हो रहे हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही है और जो भर्ती एजेंसियां है वो प्रॉपर भर्ती नहीं करती, वो डिसेबल हो रही है। तो सवाल ये है कि दिखाई देता है। राजेंद्र जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, राजवीर जी से जवाब ले लेती हूँ। राजवीर जी, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को राम के नाम से दिक्कत है, देश विरोधी है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस तो यही कह रही है, इनेलो भी यही कह रही है कि हमको नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मजदूर हैं वो परेशान होंगे। एक जो रेशियो में बदलाव हुआ है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और ये बड़ा आरोप है कि भाई प्रदेश का कर्जा बढ़ जाएगा, प्रदेश की जनता इसके बाद परेशान होगी। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? मुस्कान जी, पहले मैं जादव साहब की बात को एक बार करेक्ट कर दूं। जादव साहब ने 12 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो राज है वो भी देखा है, जो सेवा भारतीय जनता पार्टी ने की है उससे पहले का भी इन्होंने देखा है। 86,000 नौकरियां कांग्रेस ने दी थी 10 साल में। जादव साहब जरा आंकड़ा अपना फैक्ट चेक कर लेना। 16,000 नौकरियां इनेलो ने 6 साल में दी थी। ये है इनका मतलब काम करने का तरीका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 लाख से ज्यादा पक्की नौकरियां दी हैं। पक्की नौकरियां, एक हमने सक्षम योजना चलाई थी जिसमें बच्चे को 9,000 रुपए महीना दिया जाता था, आज भी चल रही है वो योजना। ठीक है ना। रही बात जो कांग्रेस राज में और इनेलो राज में ठेकेदारी प्रथा थी, हमने उसको जॉब सिक्योरिटी में बदला। मुझे लगता है ये तथ्य आप भूल गए, आपने बताना चाहिए। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और वर्तमान मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी के नेतृत्व में क्या क्या परिवर्तन किए हैं जॉब के लिए, ये बताने के लिए काफी 2 लाख से ज्यादा का एक आंकड़ा और 86,000 का आंकड़ा, पक्की नौकरियां आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। कच्ची नौकरियां अलग है जो रेगुलर चलती रहती है, और पक्की नौकरियां जो बिना पर्ची बिना खर्ची जो हमारी तीसरी बार सरकार लाने में सहायक है, वो युवाओं को पता है कि भी ये सरकार काम कर रही है, इसी सरकार से उम्मीद है। जब भी अब सीईटी किया लोगों बच्चों ने पास, अब सीईटी के बाद 12,500 की भर्तियां निकल आई। आप कहते हैं कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही, सरकार नौकरियां दे रही है। राजवीर जी, एमएसपी का मुद्दा भी उठा है, इसको लेकर आंकड़े हैं क्या? हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई कहीं पर भी एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। बिल्कुल आंकड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी ने सदन में जब पहली बार उन्होंने शपथ ली थी उसके तुरंत बाद भी बोला था 24 फसलों पर एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। 24 फसलें कौन सी है उसमें जो बोई जाती है वो भी, और जिनके लिए बढ़ावा दिया जाना है, क्योंकि फसलों का एक चक्कर होता है। अगर मैं जिस इलाके से आता हूँ गेहूं जीरी की एक चक्कर होता है, 2 फसलें मतलब साल में ली जाती है। लेकिन हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है किसान जो है ना आगे बढ़े और 2 से 3 फसलों पे, 3 से 4 पे आए, बागवानी करे, ऑर्गेनिक खेती करे। उसके लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां, विभिन्न प्रकार के योगदान, चाहे वो सोलर पैनल के माध्यम से हो, चाहे वो जो एक वो उसका लगाया जाता है, वो जो खीरे वगैरह लगाने के लिए जो ऑर्गेनिक वो फार्म बनाया जाता है उसके लिए जो हम देते हैं सब्सिडी, वो ऐसे हमने बहुत सी सब्सिडी दे रखी करोड़ों रुपए की। 15,448 करोड़ का हमने 12 साल में मुआवजा दिया है। तो ये क्या मुकाबला करेंगे? इन्होंने 986 करोड़ का मुआवजा दिया था और 200 रुपए के चेक देते थे कांग्रेस वाले। तो मैं कांग्रेस की जो, अच्छा रही बात वीपी जी राम जी की, तो वीपी जी राम जी पर मेरा चैलेंज है पूरे समस्त विपक्ष के प्रवक्ताओं को। मैं आपको एक डाटा दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास डाटा है। ये इसमें मैंने 61,000 रुपए की चोरी पकड़ी थी पिल्लू खेड़ा में, जो मेड ने मस्टोल निकलवा के मजदूरों के नाम पे पैसे खा गया था और काम नहीं किया था उसने। ऐसे ही मैंने 40,000 रुपए की 1200 से ज्यादा जो हाजिरी है वो पकड़ी थी मैंने गांव में। मैंने स्कूल का काम था जो किया ही नहीं था।
तो ये जो भ्रष्टाचार होता था उस पर अंकुश लगेगा। ये परिवर्तन मोदी जी ने इसलिए किया और हमने भी सरकार को बार बार लिखा, बेनी बिंदुओं पे काम किया जाए। कहे ना कि ये जो काम हुआ है ये काम मजदूरों के हित के लिए हुआ है, क्योंकि मजदूर की मजदूरी नहीं मरेगी। अब 100 से 125 दिन का काम मिलेगा उसे और जो मर्जी है वो काम करेगा वो। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो लोग हैं वो क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं तो वो इन नेताओं को भ्रमित कर रहे हैं हमारा ये नुकसान हो जाएगा। किसी का कोई नुकसान नहीं है, मजदूर का कोई नुकसान नहीं है। मजदूर ने काम मिलेगा 100 का 100 और 125 दिन का मिलेगा। तो ये जो विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, मैं चैलेंज देता हूँ समस्त विपक्ष को, वो आए एक बार। कृष्ण जी। मैं कृष्ण जी को भी बताता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कृष्ण जी। भाई आपके जो राज था, जो मनरेगा थी जो, और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा था भाई ये मैं इसको बताता रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म करके उसको एक नया रूप दे दिया उस योजना को पूरा माध्यम से। हरियाणा सरकार पैसा देने का काम करती है, वो 100 की 100 मिले। और 60-40 की बात भी मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण जी, आप पर यही आरोप लग रहे हैं कि आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ। राजवीर जी। मुस्कान जी मैं बताऊंगा, मुस्कान जी मैं बताऊंगा। राजवीर जी मैं जिसकी जेब से पैसा जाएगा। मैं लौटती हूँ आपके पास प्लीज। कृष्ण जी वो कह रहे हैं कि आपका काम हो गया है कि भ्रामक प्रचार जनता के बीच में फैलाना, जनता को गुमराह करना, क्योंकि विपुल गोयल ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा और तमाम मंत्री यही कहते हुए नजर आए कि भाई मजदूरों के हित में, जनता के हित में कोई समझौता नहीं किया गया है, अधिकार उनके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैडम जी देखिए, कल और परसों 40,000 मजदूरों ने रिफाइनरी में जो हड़ताल करी, उन्होंने कहा 12 घंटे काम लिया जाता है और मजदूरी नहीं दी जाती। तो सुनो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और राज्य सरकार का दायित्व बनता है। और दूसरा, मजदूरों का जो मनरेगा स्कीम थी इन्होंने खत्म कर दी है, तबाह करना चाहते हैं और ये अडानी अंबानी के गुलाम बनाना चाहते हैं मजदूरों को भी। जैसे सामंतवाद में होता था ना, सामंतवादी सरकारों में वो करते थे, ऐसे मजदूरों को बदुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। रिफाइनरी में 40,000 मजदूरों ने आंदोलन किया एकदम से। सारी सरकार ने विधानसभा में कभी कोई बहस न हो जाए, सारी मांगे उनकी झूठी सच्ची मान ली। मैडम जी भ्रष्टाचार इतना है, कितना गिनाए। हर अखबार हर दिन पटा रहता है। अभी ये बैंक घोटाला था जो रिकवर कर लिया। अरे रिकवर क्या कर लिया? बैंक ने अपनी साख बचाने के लिए आपको दे दिया, लेकिन किया क्यों यूं? मैडम जी शिक्षा पे बात करें, इन्होंने कल जवाब दिया भाई 298 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें कोई पक्का गेस्ट टीचरों के सारे स्कूल जितने हैं। 1051 स्कूल मैडम जी ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक है, सिर्फ एक। तो ये शर्म की बात नहीं है? शिक्षा का स्तर क्या ये सभी को मतलब अशिक्षित बनाना चाहते हैं क्या सभी को? और जब नौकरी की बात आती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेचारे इधर उधर से पढ़ाई करके अपने HPSC के पेपर देते हैं, इनका चेयरमैन कहता है कि यहाँ के हरियाणा के जो बच्चे हैं वो कुशल नहीं है, वो नौकरी पाने के लिए लायक नहीं है। इनकी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और स्कूल जो हरियाणा का स्ट्रक्चर है शिक्षा का, वो बेहद खराब है और ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। चपरासी, कलरक और कांस्टेबल तो हरियाणा के बच्चे, और उनकी चाकरी करने के लिए वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के युवा उनकी चाकरी करेंगे। उन बाहर के लोगों की ये शर्म नहीं आती इन लोगों को? हम यही तो आवाज उठाते हैं बार बार। और मैडम जी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी भ्रष्टाचार के इन्होंने, इनकी पुलिस ने जो पकड़े हैं, विजिलेंस ने, इन्होंने आंकड़े दिए, आपके अखबार में था कल, 8 साल में 909 भ्रष्ट अधिकारी अफसर पकड़े इन्होंने। चार्जशीट मैडम जी कितनी हुई? 101। और उसमें गवाही भी नहीं होने देते। क्यों? पुलिस पकड़ती है, पुलिस ही चालान पेश करती है, सब मिले हुए हैं मैडम जी। अगर ये इतनी सतर्क सरकार है, जागरूक सरकार है, अधिकारियों पर इनका मतलब रोब और दाब है, तो मैडम जी क्या एक ASI की या इंस्पेक्टर की हिम्मत है कि वो चालान 60 दिन के अंदर पेश ना करे? अगर ये करने पे आते हैं तो उसको सनातन धर्म के दब्ज वाहक है हमारे शंकराचार्य जी, उसको तो झूठे केस में पकड़ने के लिए पुलिस रोज उसको बदनाम किया जा रहा है और उसको पकड़ने के लिए जालिए। और जो जिसके सहारे इनकी सरकार है सनातन धर्म के, उसके मैडम जी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसे फसल घोटाला का मांगते हैं, ये बेचारे बन जाते हैं, 5-4 सेक्रेटरियों को सस्पेंड कर देते हैं, चार्जशीट कर देते हैं, लेकिन एक लाख की रिकवरी होती है। करोड़ों का घोटाला मैडम जी, हर मंडी में कम से कम 5,000 का, और सारी मंडियों में सालाना कम से कम 50,000 करोड़ का होता है।
तो हम ये जवाब मांगते हैं तो हमें ये बेवकूफ बनाते हैं। अब क्या हुआ मैडम उठा रहे हैं, लेकिन जी? आरोप है कि कांग्रेस पार्टी, मैडम आप जी, एक और। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए एनसीईआरटी में सर। सुप्रीम कोर्ट आरोप को भी आरोप इन्होंने यही दबाने इनेलो भी की लगा रहा है कोशिश कि करी जो और विपक्षी दल की जजों- भूमिका जजों होनी के चाहिए खिलाफ कांग्रेस मैडम पार्टी जी, निभा नहीं पा रही है। जो बात आप जजों रख के रहे हैं, खिलाफ आपके विधायक सदन में क्यों जजों के नहीं उठा खिलाफ पा रहे उनको हैं, चर्चा से भ्रष्टाचार क्यों बताया भाग रही है कांग्रेस पार्टी? एनसीईआरटी की बुकों में ये जजों पे दबाव बनाना चाहते हैं। हेलो कृष्ण हेलो मैडम जी, जी, आपने सुना मेरा जो सवाल था? ना मैंने सुना नहीं मैडम जी। इनेलो ये कह रहा है कि इनेलो यही कह रहा है कि जो आपके विधायक हैं, आप जो तमाम सवाल उठा रहे हैं, आपने भी बात रखी है, जो आपके विधायक हैं सदन में वही सवाल उठा नहीं पाते हैं और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस को नहीं इनेलो को होना चाहिए। आप अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग रही है कांग्रेस सदन में? मैडम जी, चर्चा से कहाँ भाग रही है कांग्रेस? उन्होंने तो वॉकआउट तो किया अपना सर आपके विधायकों ने। गैराब ये मानते किसके, सुनते किसके? ये तो अपने मन की बात सुनते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, बोले रे अरे रामलू तना कड़ा कड़ा कर रहा हूँ, ये यूं कहना चाह रहा था मुख्यमंत्री, अरे रामलू भाजपा को कड़ा कड़ा था रू, भाजपा ने इतने गुनाह करा के, इतने दोष करा के, इसने कड़ा कड़ा था, मतलब ये मुद्दे उठा के लाओगे? मैडम जी, ये बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। ये किसी मैडम जी प्लीज एक बात, एक तत्कालीन जी बताइए सर। तत्कालीन एनसीईआरटी में इन्होंने न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की मतलब जरूरत महसूस हुई। इनकी इतनी हिम्मत हो गई इनकी कि न्यायपालिका को भी भ्रष्ट बरताने का तरीका किया। क्या प्रधानमंत्री ने हरियाणा पे टिके रहिए शर्मा जी, हरियाणा पे टिके रहिए, अपने मुद्दे। अरे नहीं, एनसीईआरटी की पुस्तकें हरियाणा में भी लगती है, क्यों चुप रहे इस पे? मैं क्या कह रहा हूँ, आपका ये मुद्दा विधानसभा में था क्या? इस्तीफा हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, हाँ कुछ नहीं होता। इन्होंने जजों को दबाने की कोशिश करी, उनको मानसिक दबाव डालने की कोशिश करी, और जब जाके सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय चीफ जस्टिस है उन्होंने संज्ञान लिया और इनको जवाब लिया, और हम इनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगी सर इसका। सब कुछ मैं लौटते हैं आपके पास। ओमकार जी। मुस्कान जी, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता HKRN की बड़ी तारीफ कर रहे थे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। कृपया अपने समय में बता देना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है? पहला नंबर। दूसरा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? दो बातें जरूर बताएं। देखिए, इन्होंने कहा हमने जॉब गारंटी दी, जॉब सिक्योरिटी दी। एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम का अस्थायी कर्मचारी जिसको नौकरी करते हुए 5 वर्ष हो गए, उस 5 वर्ष या 5 वर्ष से ऊपर वाले को इन्होंने 58 वर्ष तक जॉब गारंटी दी, जॉब सुरक्षा दी, लेकिन तनख्वाह कितनी मिलेगी? तनख्वाह तो वही मिलेगी जो कच्चे कर्मचारी को मिल रही है। उसके साथ का पक्का कर्मचारी 75,000 से 1 लाख 1.25 लाख लेता है और उसको तनख्वाह मिलती है मात्र 15,000 16,000। कहां का न्याय है? फिर जो कर्मचारी HKRN के 0 से 5 वर्ष तक के हैं, क्योंकि 5 वर्ष से ज्यादा वालों को जॉब सिक्योरिटी दी, 0 से 5 वर्ष वालों को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। इन्होंने पिछले 2-3 महीने में हजारों बंदे जो HKRN के उनको निकाल दिया। टोहाना की बात करूंगा, सिर्फ एक टोहाना, एक हल्के की बात करूंगा। सिंचाई विभाग ने, सिर्फ एक विभाग ने 128 कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी थे, जो कौशल रोजगार निगम के थे, जिनकी भर्ती 1 सितंबर 2020 को हुई थी, उनको 10 दिसंबर 2025 को रिलीव कर दिया गया। और मैं आपको रिलीविंग ऑर्डर भी दिखा सकता हूं। मेरे भाई अगर ये सोचें कि हम झूठ की राजनीति कर लेंगे तो हम करने नहीं देंगे। आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति यह है कि कच्चा कर्मचारी रो रहा है, कच्चे कर्मचारी के पास कोई उपाय नहीं है। 5 साल से कम समय में होते ही ये देखिए, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर मैं दिखा रहा हूं आपको। ये इन्होंने तकरीबन 128 कर्मचारी, ये दिखा रहा हूं पूरे के पूरे 128 कर्मचारी इन्होंने 5 वर्ष पूरे होने से पहले निकाल दिए सिंचाई विभाग के। ऐसे ही दूसरे विभागों में निकाल दिए। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष पूरे होने पे उनको जॉब गारंटी देनी पड़ेगी, जॉब सुरक्षा देनी पड़ेगी। ये सरकार ऐसी है जो गरीब के हित की नहीं है। जो व्यक्ति
2020 से लेकर 2025 तक 5 साल नौकरी कर ली, और जिस गरीब आदमी ने उसको अपनी लड़की दे दी, उसकी शादी होगी, उस आदमी की क्यों शादी कैसे होगी? कहां नौकरी करता है? सिंचाई विभाग में करता है। शादी होगी, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, अब उसको नौकरी छोड़ के घर बिठा दिया। कौन जिम्मेवार है? क्या इनकी सामाजिक जिम्मेवारी नहीं बनती? सामाजिक जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। ये कहते हैं हमने 2 लाख नौकरियां दे दी। मैं कहता हूं 2014 से आपकी सरकार है, 2014 से लेके 2026 तक कितने पदों से, 1 मिनट में खत्म, कितने पदों से आपने रिटायर किए? और देखिए आज हजारों कच्चे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उनकी नौकरी 5 वर्ष की ना हो जाए। 5 वर्ष की होते इनको जॉब गारंटी देनी पड़ेगी। और कर्ज की बात करके बात समाप्त करूंगा। 2014 में प्रदेश पर 67,000 करोड़ का कर्ज था। जब हमारी सरकार थी 3,000 करोड़ सरप्लस बजट था 2005 में। आज जो कर्ज है 4 लाख करोड़ से ऊपर है। ये तो ऐसे लोग हैं जो कर्ज लेके घी पी रहे हैं और खुद पी रहे हैं, जनता पर पैसा नहीं खर्च कर रहे। जनता की जितनी योजनाएं हैं सारी खटाई में पड़ी हैं, हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, आज एक भी सड़क इनकी साबुत नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने अच्छा कहा कि हम सड़कें सारी रिपेयर कराएंगे, लेकिन होंगी कब? मौका मिलना चाहिए सर। मैं लौटती हूँ। राजेंद्र जी, एक लास्ट रिएक्शन। आपने सबको सुना होगा जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, और पक्ष का यही कहना है, सत्ता पक्ष का यही कहना है कि हम तो आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं और विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? ये पूरी बहस हमने की है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, पक्ष विपक्ष में जो रस्साकसी है उसमें दोनों ही एक दूसरे पर भ्रम फैलाने, झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष भी कहता है कि योजना को लेकर ये झूठ बोल रहे हैं, खासतौर से बीबी राम जी को लेकर, और उधर सत्ता पक्ष भी कहता है कि विपक्ष झूठ बोल के भ्रम फैला रहा है। सवाल ये है कि जनता तो ठगी हुई देख रही है, तो उसके सामने क्या वास्तव में वो क्या समझे कि ये जो चल रहा है कौन भला कर रहा है और कौन भ्रमित कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये एक तरह का भ्रमजाल ही बन के रह गया है। वास्तव में जो है भ्रम का निवारण नहीं हो रहा है। भ्रम का निवारण ठीक से होना चाहिए। योजना के जो अच्छे पहलू है वो लोगों के सामने आने चाहिए, तुलनात्मक रूप से सामने आए कि वास्तव में पहले वाली योजना में क्या कमियां थी और ये अब उनकी क्या भरपाई की गई है, या उनमें क्या संशोधन किया गया। और भी तमाम मुद्दे हैं, HKRN का भी चलता रहता है। देखिए HKRN अभी चल रहा है तो ठीक है कि वो सुरक्षा का कानून भी ले आए, और फिर ये एक दलील ये भी है कि 5 साल से पहले उनको हटा दिया जाता है, ब्रेक दे के फिर ले लिया जाता है। ये भी दलीलें चल रही। सवाल ये कि पिछले शासन में भी ये था, ठेकेदारों के जरिए लिए जाते थे। राजेंद्र जी, आपने ये तमाम मुद्दे बार बार उठते रहे हैं प्रदेश में और ये चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। हालांकि प्रदेश की जनता यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके हित में सदन में कोई बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आज की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण रही। तमाम मुद्दों की गूंज भी आज देखने को मिली, और जिस तरह से बीबी राम जी पर चर्चा को लेकर घमासान हुआ, देखना होगा कि राजनीतिक रंग ये क्या मोड़ लेता है और प्रदेश की राजनीति किस तरह से आगे रुख अपनाती है। इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।